कितनी अजीब सी उम्र होती है किशोरावस्था की। मासूमियत की दीवार भेद एक अनोखी नई दुनिया भीतर घुसपैठ करने लगती है। भावनाएं डगमगाने लगती है। कोई अच्छा लगने लगता है अकारण ही। जी चाहता है वह सराहना करे, ध्यान दे आपकी तरफ। वर्षों बाद पुणे जा रही हूँ। मेरे बचपन और किशोरावस्था का शहर पुणे, जो तब पूना कहलाता था। इतने वर्ष हो गए हैं पूना छोड़े, पर आज भी वह शहर बहुत अपना लगता है। ढेर सारी मधुर स्मृतियां जुड़ी है उन शहर से। गाड़ी में बैठते ही मैं कल्पना लोक में पहुंच गई हूँ। आदों की यही तो खासियत है कि वह दुनिया भर के नियमों की मोहताज नहीं। ना टिकट की जरूरत है, ना किसी की इजाजत की। जब मर्जी और जहाँ मर्जी पहुंच जाती है वह। पिताजी की नौकरी ऐसी थी कि वह अक्सर तबादला होता रहता था। एक बार जब पुणे तबादला हुआ तो उन्हें वह शहर, वहाँ का मौसम इतना पसंद आया कि उन्होंने पुणे में ही अपना घर बनवा लिया और रिटायरमेंट के बाद वहीं बस गए। अब बड़े भैया भाभी भी वहीं रहते हैं। दीदी की विवाह एक आर्मी ऑफिसर से हुआ, जो आज यहाँ तो कल वहाँ घूमती रहती है। घर में मैं सबसे छोटी थी। समय आने पर मेरी शादी मेरठ के एक संयुक्त धनी परिवार में हुई। इनका अपना कारोबार है। यहाँ हर रिश्ता दौलत से तोला जाता है। व्यक्ति का सम्मान उसके बैंक बैलेंस के अनुसार किया जाता है। मेरे मायके के लोग अधिक शिक्षित व संभ्रांत होते हुए भी इनसे कम हैं। इस परिवार की अपनी परंपराएं हैं, जिसके अनुसार स्त्री घर के भीतर ही शोभा पाती है। खूब ऐशो आराम, खूब ठाट बाट है, लेकिन नियम कानून भी बहुत है। गहने कपड़ों का ढेर है, क्योंकि इसी से तो लोगों को पारिक और पारिवारिक स्मृति का पता चलता है। लेकिन घर की स्त्रियों की इच्छाओं की कोई कीमत नहीं। उनसे राय मशवरा करने की जरूरत नहीं महसूस करता। हमारे शास्त्रों में स्त्री को देवी का दर्जा प्राप्त है। देवी की मूर्ति को अपना सामर्थ्य के अनुसार अच्छी तरह सजाया जाता है। असली हीरे जवाहरात तक पहनाए जाते हैं, पर उसका स्थान घर के भीतर का एक कोई कोना ही होता है, जहाँ वह खामोश खड़ी रहती है। ठीक यही स्थिति इस घर में स्त्रियों की भी थी। पति शशांक अपने कारोबार में व्यस्त रहते हैं, पर खाली होने पर वह भी उनके जीवन में मेरे लिए कोई जगह नहीं। संयुक्त परिवार है तो कुछ समय तो कट जाता है, पर समय काटना और जीना दोनों अलग अलग बातें हैं। कभी नहीं सोचा था कि विवाहित जीवन में और भरे पूरे परिवार में भी इस कदर अकेलापन महसूस हो सकता है। पति का शुष्क व्यवहार पूरे जीवन को रेगिस्तान में बदल सकता है। शरीर की सारी क्रियाएं चलती है, फिर भी भीतर ही भीतर सब कुछ मर जाता है। उस स्थिति के लिए कौन सा शब्द है शब्दकोश में? डॉक्टर इस रोग का इलाज क्यों नहीं खोजते? बीच में एक ही बार आ गई भाई थी पुणे। पापा के स्वर्गवास के बाद माँ तो मेरी शादी से पहले ही इस दुनिया से चल गई थी। उस माहौल में घर से बाहर निकलना नहीं हो पाया। जल्दी किसी से बात भी नहीं हुई। अपनी बेटी की शादी में पूरे परिवार को सादर निमंत्रण करने भैया और भाभी स्वयं आए थे। बाकी सबने तो व्यस्तता का बहाना बना दिया, पर मैं खुश थी कि मुझे जाने की अनुमति मिल गई। मेरे लिए यही बहुत था। अब कल्पना लोक से बाहर आने का वक्त हो गया था, क्योंकि मैं अपने शहर पहुंच चुकी हूँ। अपने शहर में होने की खुशी में बहुत सुबह जल्दी ही नींद खुल गई। कुछ अजीब सी मन स्थिति है, कुछ स्वप्न सी अवस्था है। क्या मैं सचमुच पुणे पहुंच गई हूँ? आकाश में बादल है और हवा भी चल रही है। मन में उमंग है। ये सब मैं सो कर नहीं गंवाना चाहती, इसलिए जूते पहनकर बाहर निकल आई हूँ। स्वयं को एक ऐसे पंछी की तरह महसूस कर रही हूँ, जैसे थोड़े दिनों के लिए पिंजरे से बाहर उन्मुक्त उड़ने की आज़ादी मिल गई है। यूँ पुणे शहर बदल गया है, पर मेरे आसपास जाने पहचाने रास्ते हैं, पुराने लैंडमार्क हैं। हमारे घर की लंबी सी सड़क के बाद दाएं मुड़ते ही पार्क है, और उसके बाद पहली कोठी चौपाड़ अंकल की है। उनका कारों का अपना शोरूम है। उनके 4 बेटे में सबसे बड़ा बेटा स्कूल में भैया के संग पढ़ता था। इन दोनों की गहरी दोस्ती थी। इसी कारण मम्मी पापा का चोपड़ा अंकल और आंटी से परिचय हुआ था। आना जाना शुरू हुआ, जिसे पारिवारिक मैत्री का रूप ले लिया। तीसरे नंबर का बेटा माधव मेरे स्कूल में था, मुझसे 2 साल सीनियर। तब शहर इतना फैला नहीं था, स्कूल की अपनी बसें नहीं थी और हम पैदल ही स्कूल आया जाया करते थे।
हाँ, माधव के पास अपनी खुद की साइकिल थी। मुझे गाने का शौक था और मैंने एक विषय संगीत में लिखा था। स्कूल में के कार्यक्रमों में मेरा कोई गीत होता जिसकी रिहर्सल अथवा कार्यक्रम वाले दिन मुझे देर तक रुकना पड़ता तो माधव लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता रहता और मुझे संग लेकर लौटता, खासकर सर्दियों में। पुणे में वैसे बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं पड़ती है, पर फिर भी शाम जल्दी घिर जाती है। माघों की उपस्थिति निश्चित ही मुझे सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। चोपड़ा अंकल के गेट तक आकर मैं रुक गई हूँ। यह तो पता है कि अंकल नहीं रहे, लेकिन आंटी से मिलने का मन हो आया है। सूरज अभी अपनी आरामगाह से निकल नहीं है, या फिर बादलों की वजह से रोशनी कम है। पता नहीं मैं इसी पसोपेश में खड़ी हूँ कि अभी भीतर आना ठीक है या नहीं, कि तभी उसके घर में भीतर का दरवाज़ा बंद कर कोई बाहर आता है। पास आने पर ही मैंने पहचाना माधव। पहचाना मुझे? हाँ वसु, मुझे पता था कि तुम आने वाली हो। कल रात ही आई हो ना? अभी तुम न आती तो मैं शाम को तुमसे मिलने आता ही। उसने बड़े उत्साह से कहा। वसु, कितना अपनात्व है इन संबंधों में। यही शहर अपना है, अपने लोगों का है, और इसलिए इस शहर के लिए मैं वसु हूँ। मेरठ जाकर वसुधरा बन जाती हूँ। लॉन में रखी कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए माधव ने कहा, माँ की तो अभी आधा घंटा पूजा चलेगी और बाकी लोग सो रहे हैं। तब तक हम यहीं ताज़ी हवा में बैठते हैं। अच्छा है तुम मिल गई। 2 मिनट बाद आती तो मैं भी सैर पर निकल चुका होता। 2 मिनट मौन छाया रहा। मुलाकात होती रही तो बातों के सूत्र भी जुड़ते चले गए। इतने सालों बाद मिलने पर नए सूत्र तलाशने पड़ते हैं। क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आया तो बादलों की ओर देखते हुए मैंने कहा, लगता है बारिश होगी। अच्छा है, तुम्हें तो बारिश में भीगना बहुत पसंद है ना? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा, पर कुछ अधिक देर तक ही। अपनी हैरानी में शिष्टाचार की सीमा भी लांघ गई शायद। इसे याद है अभी तक क्या बात? याद है वह दिन। अच्छा मौसम देखकर हम सब पिकनिक के मूड में आ गए थे और दोनों परिवार चल पड़े थे पिकनिक मनाने। कहीं दूर नहीं, पास के ही एक गार्डन में। थोड़ी देर में ही आसमान के बूंदें गिरने लगी, पहले नन्ही नन्ही फिर मोटी मोटी बूंदें। जब सब लोग इधर उधर छत खोज रहे थे तो मैंने हथेलियां और चेहरे ऊपर उठाए बारिश का आनंद ले रही थी, जब तक कि माँ ने आवाज़ लगाकर छप्पर के नीचे नहीं बुला लिया। मेरी जिंदगी कितनी बदल गई है। मेरे पति शशांक को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं। कोई मुझे देखे ना, इसलिए मैं बारिश की आनंद लेने अपने 3 मंजिले घर की छत पर चली जाती हूँ। तब भी गुस्सा हो जाते हैं। क्या सड़क छाया लोगों की तरफ वाहियात शौक है तुम्हारे? उनका कथन है। उन्हें क्या पता ये छोटे छोटे शौक जिंदगी को कितना जीवंत बना देते हैं। आज शाम को ही सगाई की रस्म है। मैं तैयार होकर पंडाल में आ बैठी हूँ ताकि अरसे बाद मिल रहे परिचितों से इत्मीनान से बातचीत कर सकूं कि तभी माधव आता दिखाई पड़ा मुझे। भाई ने चोपड़ा परिवार के सभी सदस्यों को कोई न कोई काम सौंप रखा है। माधव को शायद पंडाल की जिम्मेदारी मिली है। मुझे बैठा देख वह झट से डीजे की तरफ मुड़ गया और वहां से लौट कर बोला, तुम्हारी पसंद के गाने उन्हें लिख कर दे आया हूँ, तुम बैठ कर सुनो। मुझे विश्वास नहीं होता है कि इतने साल बाद भी उसे मेरी पसंद के गाने याद होंगे, पर शीघ्र ही हेमंत कुमार साहब की आवाज़ फिजा में गूंज गई। तुम्हें अभी तक याद है मेरी पसंद के गाने? मैंने आश्चर्यपूर्वक पूछा। वह कुछ देर बाद सोचता रहा, फिर बोला, मुझे तो बहुत कुछ। और फिर वाई के बीच में ही छोड़ दिया उसने, पर अधूरा रह गया। वाई के अधिक अर्थपूर्ण हो गया था। सच है, कभी कभी खामोशी शब्दों के अधिक बोल जाती है। और एक एक बाद एक गाना बजने लगे। सब मेरी पसंद के गाने थे। गीत संगीत मुझे माँ से विरासत में मिली है, बस गानों की पसंद अलग है। माँ पंजाबी टप्पे, शादी ब्याह के गीत, भजन आदि को शौक से गाती थी और मैं नई किस्में के गाने पसंद करती थी। याद है तुम्हें, तुम्हारे भैया की शादी में तुम्हारे काले सूट पर दही वड़े का पूरा ढोंगा ही उलट गया था। तुम्हें तो रोना आ गया था। तब मैंने नई नई कार चलानी सीखी थी और तुम्हें कपड़े बदलवाने घर ले आया था। याद कैसे नहीं होगा, सारा दृश्य अंकित है मान संपट पर। आज तक मैं 9वीं कक्षा में थी जब माघो स्कूल पास कर पिलानी
चला गया था और उसके बाद अमेरिका ऑटोमोबाइल की ट्रेनिंग लेने, ताकि कारों के बिजनेस में नई तकनीक काम में लाई जा सके। पर भैया की शादी गर्मियों की छुट्टी में हुई थी, इसलिए माघो भी उस समय घर पर आया हुआ था। तब कुंवारी लड़कियां आज की तरह बनाव श्रृंगार नहीं करती थी, कपड़ों पर बेहिसाब पैसा खर्च नहीं किया जाता था। दीदी ने मेरे लिए घर पर ही काले क्रेप का सूट सिलकर उसके गले और दुपट्टे के चारों ओर सफ़ेद सीपियाँ लगा दी थी। मेरे लिए वही नायाब ड्रेस बन गई थी। पहनकर बाहर निकली ही थी कि सामने माघो पड़ गया और कुछ देर बाद खड़ा देखते ही रह गया। मुंह से कुछ ना बोलकर भी उसने आंखों हजारों कॉम्प्लीमेंट्स दे गए। बारात में भी मैंने उसे अपनी ओर देखते पाया। विवाह स्थल पर बारात पहुंचे काफ़ी समय हो गया था और ज़्यादातर लोग खाना खाकर लौट भी चुके थे। रस्में शुरू होने वाली थी और अभी परिवार वालों का भोजन नहीं निपटा था। उसी अफरा तफरी में बेरे की असावधानीवश दही वड़े से भरा डोंगा मेरे कपड़ों पर उलट गया। अच्छा था कि विवाह स्थल हमारे घर से अधिक दूर नहीं था, लेकिन घर के सभी लोग व्यस्त थे, तो चोपड़ा अंकल के माघों से कहा कि कपड़े बदलवाने मुझे घर ले जाएं। कितनी अजीब सी उम्र होती है। किशोरा अवस्था की मासूमियत की दीवार भेद एक अनोखी नई दुनिया भीतर घुसपैठ करने लगती है। भावनाएं डगमगाने लगती है, कोई अच्छा लगने लगता है, अकारण ही जी चाहता है कि वह तारीफ करे, ध्यान दे आपकी तरफ। शशांक के साथ इतने बरस रहकर भी मन के तार उस तरह कभी नहीं झनझनाए जैसे कभी माघों को देखकर झनझनाया करते थे। पर उसने इतने वर्ष बाद भी क्यों याद रखा यह सब? इसका उत्तर तो वही दे सकता है। हम पुरानी आदतें ताज़ा कर रहे हैं, कुछ भूली बातें भी अनायास आ रही है, आते ही चली जा रही है। इतने में माघों की पत्नी रेणुका आ गई। फूलों की महक लिए खिला खिला सा चेहरा और चेहरे पर बौद्धिकता की स्पष्ट छाप। मैं पहली बार उससे मिल रही हूँ। कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाती है। माघों में उसका परिचय दिया। माघों के काफ़ी भाई तो बीए कंप्लीट करते ही पिता का हाथ बटाने लगे थे, पर माधव अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त करके आया था, इसलिए उसके लिए लड़की भी शिक्षित ढूंढी गई। वैसे तो मुझे नौकरी करने का कोई आर्थिक जरूरत नहीं थी, लेकिन मनोविज्ञान पढ़ाना मेरा शौक है। माघव ने न सिर्फ खुद अनुमति दी, वरना मम्मी पापा को भी राजी करवा लिया। रेणुका ने गर्व और ने मिश्रित भाव से उनकी ओर देखते हुए बताया, जिंदगी का दरिया न सिर्फ अपनी गति से चलता है, बल्कि वह अपनी राह भी स्वयं बनाता है। हमें ही उसके अनुरूप ढलते रहना होता है। उस पर मैं तो किसी को दोष भी नहीं दे सकती, समय को भी नहीं। हमारी दोस्ती इस बिंदु तक पहुंच चुकी ही नहीं थी जहां वादे किए जाते हैं। प्रीत प्यार की, स्त्री पुरुष संबंधों की कोई समझ ही नहीं थी तब मुझ में। वह अच्छा लगता था बस, और जब तक यह बात समझ में आई वह जा चुका था। माघो मुझसे कुछ बड़ा था, हो सकता है उसके मन में कुछ अधिक महसूस किया हो। खैर जो भी था, उसके मन के भीतर ही था। उसने कभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं। हर उम्र का अपना एक सच होता है। वह हमारी किशोरा अवस्था का सच था। वह जब माघो और मेरी मैत्री थी, वह मुझसे बहुत अपना सा लगता था। आज का सच यह है कि हम दोनों को अपने अपने परिवार में निष्ठा निभानी है, और बुझे मन से भी नहीं, बल्कि खुशी खुशी, क्योंकि अब हम किशोरावयी नहीं रहे, परिपक्व हो चुके हैं। कविगण कहते हैं कि कभी कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस आधे अधूरे मिले जहान को हमें स्वयं पूर्ण करना होता है। रेणुका ने अपनी अस्मियता तलाश ली है। ठीक है, उसे अपने पति का सहयोग प्राप्त है, पर मैं भी इतना अक्षम तो नहीं कि जिंदगी के हार मान लूं। मेरे पास मेरी संगीत है। अपनी पहचान बनाने के लिए घर पर असभ्य करने की इजाज़त ना मिले तो उसके लिए किसी संगीत विद्यालय जा सकती हूँ। पिछले 10 दिनों में कितने कुछ संजो लिया है मैंने। हालांकि देखा जाए तो हुआ कुछ भी नहीं, पर मैं खुश हूँ, बहुत खुश। क्या मान दूँ अपनी इस खुशी को? क्या होती है खुशी की असली परिभाषा? खुशियों के छोटे छोटे असंख्य क्षण होते हैं जो मिलकर जीवन को अर्थ देते हैं। मेरी किशोरा अवस्था की एक टुकड़ा किसी ने स्मृति में संजो रखा है, एक फ्रेम जड़ी तस्वीर की मानदिन। यही काफ़ी है मेरे खोया आत्मविश्वास लौटाने के लिए। और मैं माघों की आद को दिए कि लो सा मन को संजो आई हूँ। आश्चर्य है, यह लो तपीत नहीं दे रही है, ठंडक पहुँचा रही है, मन को सुकून दे रही है, आगे की राह दिखा रही है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा रियल स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करना ना भूलें। और ऐसा युवावस्था की जो कुछ आदतें होती है वह जीवन भर हमारे साथ रह जाती है। यह सबके साथ होता है। प्लीज़ इसे टटोलने की कोशिश करें। आपके जीवन में भी ऐसी कुछ खुशियाँ होगी जो जीवन में एक आधार बन जाती होगी।